राइट। सो प्रीवियस क्लास हमने कर लिए थे कहाँ तक? क्वेश्चन 4 तक कर लिए थे। फोर्थ 4 तक कर लिए थे। क्वेश्चन 5 करते हैं। डिस्कस विद योर टीचर व्हाट डज अ सूटेबल जीन मींस इन कंटेस्ट विद द डीएनए वैक्सीन। सूटेबल जीन। ओके। हमने पढ़ा वैक्सीन काम करता है, कैसे करता है, मतलब इट आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि whenever a pathogen enters in our body, that pathogen will have a certain specific type of protein. That protein of the pathogen which our body identifies is known as antigen. तो अगर हमारी बॉडी को उसके लिए वैक्सीन बनाना है तो हमको वो पर्टिकुलर प्रोटीन का जीन ढूंढना है। द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दैट पर्टिकुलर एंटीजन प्रोटीन। अगर मैं कहता हूं कि जैसे ट्यूबरक्लोसिस का अगर मेरे को वैक्सीन बनाना है तो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया बॉडी में आया है ना। अब हमको वो ढूंढना है कि अपना अपना बॉडी जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया की कौन से पार्ट को आइडेंटिफाई करता है। इट इज नॉट दैट द एंटायर बॉडी विल बी आइडेंटिफाई। ठीक है। उसका कोई एक सर्टेन पार्ट ही होगा जिसको बॉडी रिकॉग्नाइज कर रही होगी, आइडेंटिफाई कर रही होगी। तो वो जो पार्ट है उस पार्ट को, वो कौन सा है, प्रोटीन है, उस प्रोटीन को हमको रिकॉग्नाइज करना है। और फिर हमको देखना है कि मतलब वो प्रोटीन जो है उसका, वो प्रोटीन वो बैक्टीरिया के अंदर कौन सी जीन से बनता है। नहीं समझे तो अब मैं बताता हूँ। जैसे जैसे ये पैथोजन है ना, ये कोई बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया का ये वाला जो पार्ट है वो कोई प्रोटीन है जिसको बॉडी रिकॉग्नाइजेस। रेस्ट एवरी एनीथिंग बॉडी कैन नॉट मतलब रिकॉग्नाइज। हर पार्ट को नहीं रिकॉग्नाइज करती अपनी बॉडी। वो रिकॉग्नाइजिंग ए पर्टिकुलर पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है जो इसको बनाने वाला प्रोटीन है उसको हम एंटीजन प्रोटीन, एंटीजन का जीन कहेंगे। इसको बनाने वाला जो जीन है बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, एंटीजन जीन। यही जीन को हमको काटना है। इस जीन को हम काट लेंगे और इसको किसी, हमारा कोई ऐसा बैक्टीरिया रहेगा जिसको हम कल्चर करते हैं, उसके अंदर इस जीन को डाल देंगे। सो इससे क्या होगा, वो बैक्टीरिया उसका एक्सप्रेशन होगा एंड इन एडिशन टू दैट बैक्टीरियाज नॉर्मल फंक्शन इट विल स्टार्ट मेकिंग दिस पर्टिकुलर प्रोटीन ऑल्सो। ठीक है। तो ये प्रोटीन जब वो बनाएंगे उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, दैट विल बी यूज्ड एज अ वैक्सीन। ठीक है। तो ये जो पुराना टेक्नोलॉजी था जिसके अंदर हम पूरा पैथोजन को डाल देते हैं, माइल्ड पैथोजन को, है ना, उसको वीकेंड पैथोजन को हम बैक्टीरिया बॉडी के अंदर डाल देते हैं सो दैट आवर बॉडी कुड मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट इट। अब वो तो खतरनाक स्थिति थी। इट वाज देयर वाज अ चांस, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी, देयर वाज अ प्रोबेबिलिटी दैट द पैथोजन व्हिच इज एंटर्ड इन आवर बॉडी दैट इटसेल्फ कुड कॉज अस सिक। Now, in this new technology, biotechnology, हम पूरा पैथोजन नहीं डाल रहे हैं। वी आर नॉट इंसर्टिंग द होल पैथोजन इन द बॉडी। इंस्टेड हम क्या कर रहे हैं, केवल दैट पर्टिकुलर पार्ट विच आवर बॉडी कैन रिकॉग्नाइज, दैट पर्टिकुलर पार्ट जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। वो प्रोटीन बनाने वाले जीन को हमने निकाल लिया इस पूरे बैक्टीरिया में से। उसके जो डीएनए होगा उसमें वो जीन होगा जो ये प्रोटीन बना रहा है। दैट कोडिंग जीन विल बी रिमूव्ड and that will be cultured in some other bacteria or some other yeast or even in other higher organisms, किसी भी organism के अंदर जिसमें आप कल्चर कर सकते हो उसमें डाल देंगे। तो वो in addition to that it will be making this particular protein also. So that particular protein जो हमने अपनी मर्जी का जीन डाल करके बनाया उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे and that will be as used as a vaccine. So whenever this vaccine is given, so ये प्रोटीन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बॉडी को। जैसे ही प्रोटीन अपनी बॉडी में गया, whenever our pathogen our antibody comes in contact with that foreign जो प्रोटीन आया है उसको हम एंटीजन कहेंगे। ये एंटीजन हो गया हमारा बॉडी का, एंटीबॉडी उसको रिकॉग्नाइज करेगा एंड वहां पे हाई तौबा मच जाएगी और बाहर से जो है एंटीजन्स आ गए एंड दे विल स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। तो इट इज अ सेफ प्ले। इट इज अ सेफ प्ले। इसके अंदर हमको पूरा पैथोजन को नहीं घुसाना पड़ रहा है, रादर हम केवल उसका एंटीजन डाल रहे हैं। सो इससे क्या होगा, हमारे बॉडी को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। क्या हो गया, देयर इज सम प्रॉब्लम और व्हाट? So I think it is clear to you. I think it is clear to you what is meant by डीएनए वैक्सीन, है ना। डी मतलब कंटेस्ट ऑफ द डीएनए वैक्सीन। तो डीएनए वैक्सीन के अंदर पूरा पैथोजन नहीं डाल रहे हम। पूरा पैथोजन डालेंगे तो शायद
द सिचुएशन में बी वेरी डेंजरस, हो सकता है कि मतलब वो हमको बीमारी कर दे, हो सकता है, वैसे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं रहती क्योंकि हम बिल्कुल वीकेंड माइल्ड अमाउंट में बिल्कुल छोटे से अमाउंट के अंदर डालते हैं तो वो हमको सिक नहीं कर सकता, ठीक है। बट फिर भी उस चांस को नहीं लेने के लिए, और उसके लिए अपन को क्या बैक्टीरिया, पूरे बैक्टीरिया को कल्चर करना पड़ता है, और बिकॉज ऑफ सम रीजन अगर वो बैक्टीरिया वहां से लीक हो गए, वो किसी पानी के सोर्स में चले गए, उस पानी को किसी ने पी लिया, तो देयर वुड हैव बीन अ बिग ट्रेजेडी। तो उस सारी ऑप्शंस को अवॉइड करा हमने। हमने क्या किया, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एंटायर बैक्टीरिया, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, तो इट इज नॉट द बैक्टीरिया, इट इज एंटायर कम्युनिटी ऑफ पैथोजन, इट मे बी वायरस, इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी प्रोटोजोआ, इट मे बी वर्म्स, और इट मे बी फंगाई, व्हाटएवर, जिसके भी अगेंस्ट जिसको भी हमने पैथोजन कहा, तो उनमें से जो भी पैथोजन है, उस पैथोजन का एक खास प्रोटीन को हमने रिमूव किया है ना, और रिमूव भी नहीं करा, उस प्रोटीन को बनाने वाले डीएनए को हमने रिमूव किया, और उस डीएनए को हमने किसी और बैक्टीरिया में, किसी और पैथोजन के, किसी और होस्ट के अंदर हमने कल्चर किया, जिस होस्ट को हम लेबोरेटरी के अंदर आसानी से कल्चर कर सकते हैं। इट में बी इकोलाई, इट में बी सम काइंड ऑफ फंगाई, बहुत सारे ऐसे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम कल्चर करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। तो हम वो बैक्टीरिया लेंगे और ये वाला जीन लेकर के उसके अंदर ऐड कर देंगे। सो उस बैक्टीरिया को उस जीन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पैथोजन आर ऑलवेज होस्ट स्पेसिफिक, और ये बैक्टीरिया जो है वो पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन के लिए फैक्ट्री बन गया, वो प्रोटीन बनते जाएंगे, दैट प्रोटीन इज एक्टिंग एज अ वैक्सीन। सो वेन एवर इट दिस पर्टिकुलर प्रोटीन इज गिवन टू और एनी इंडिविजुअल, तो उसकी बॉडी में वो प्रोटीन जो है वो पूरे पूरे होस्ट को या पूरे पैथोजन को रिकॉग्नाइज रिप्रेजेंट करेगी। समझ गए आप? तो उससे क्या होगा कि जैसे ही मालूम पड़ेगा कि अरे ये होस्ट मतलब पैथोजन आ गया, तो बॉडी हमारी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगेगी। तो दिस इज कॉल्ड द सूटेबल जीन फॉर डीएनए वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन तो दो ही है, दैट इज तो बोन मैरो है या थाइमस है, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन हमने कई सारे पढ़े थे, वो टॉन्सिल्स हो सकते हैं, वो पेयर्स पैच हो सकते हैं, वो लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, पूरी बॉडी के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो क्या कहते हैं, अपेंडिक्स हो सकते हैं। तो ये सारी जगह है जहाँ पे कि हमारी बॉडी जो है उनसे लड़ती है, ठीक है। देख लेते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स यहाँ दे रखे हैं, ये रहे, ठीक है। तो देखिए, द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है। तो जहाँ बोन मैरो के अंदर बी लिम्फोसाइट बनेंगे, थाइमस जो है वो टी लिम्फोसाइट्स बनाएगा। और फिर सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स कौन से, आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट माइग्रेट टू द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स व्हिच आर स्प्लीन, lymph node, tonsils, Peyer's patch and small intestine and appendix, ठीक है। तो ये वो जगह है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन प्रोवाइड साइट फॉर द इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन। तो एंटीजन जहां पर आए हमारे बॉडी के अंदर, उस वो हर कहीं पे हमारे क्या कहते हैं एंटीबॉडीज उससे लड़ नहीं सकते, तो उनके लड़ने के लिए खास जगह है, वो कौन से हो सकते हैं, इट मे बी लिम्फ नोड, इट मे बी टॉन्सिल्स, इट मे बी क्या कहते हैं स्प्लीन, इट मे बी अदर लिम्फॉइड ऑर्गन, कुछ भी हो सकते हैं, पेयर्स पैच हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स हो सकता है। तो इन जगहों पे जो है वो पड़े रहते हैं कौन, एंटीबॉडीज, और वो जैसे ही एंटीजन वहां आएगा उसके साथ में वो कॉम्बैट करेंगे, उसके साथ में वो फाइट करेंगे, उसके साथ में वो उनका जो भी इंटरेक्शन हो गया, एंड एज अ रिजल्ट वी विल बी सेव फ्रॉम द डिजीज, ठीक है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्लियर, नेम से भी क्लियर। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोन मैरो सबसे पहला, एंड थाइमस जहाँ क्या कहते हैं जहाँ पे कि वो मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बन रहे हैं, टी लिम्फोसाइट जो है वो थाइमस में बन रहे हैं। और बाकी जो है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, वो हमने पढ़ा टॉन्सिल्स हो सकते हैं, वो पेयर्स पैच हो सकते हैं, वो स्प्लीन हो सकते हैं, वो लिम्फ नोड हो सकते हैं, और वो अपेंडिक्स हो सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये नाउ फॉलोइंग the following are some of the well known abbreviation which have been used in this chapter. Expand them to the full form. MALT, mucosal associated lymphoid tissue, ठीक है। वो वो सारी जगह जहाँ पे कि म्यूकस बनते हैं, वो जो क्या कहते हैं जहाँ पे तो कहाँ पे बन रहे हैं, माउथ में बन रहे हैं, है ना, और वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। तो हमने माल्ट करके यहाँ पे पढ़ा था, म्यूकसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये
तो देयर आर लिम्फोइड टिश्यू विच आर लोकेटेड विद द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, 3 जगह ही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, माउथ में, डाइजेस्टिव सिस्टम में एंड यूरिनरी, इन 3 जगहों पे ये है। वहां पे हाई क्वांटिटी में म्यूकस सीक्रेट होता है एंड द म्यूकस हैज गॉट some type of enzymes and all, जो कि पैथोजेंस को रोक देंगे। खुद म्यूकस खुद इतना गाढ़ा होता है कि वो उनको ट्रैप कर लेंगे। तो दैट इज हाउ दे आर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। तो उसको हमने कहा म्यूकस सेल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अंडरस्टूड? चलिए, दूसरा क्या है? CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। एनी आइडिया सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी? कोई भी बताना चाहे? छुट्टियों के पहले का है, देखते हैं किसको याद है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी था जो इम्यूनिटी which is used to prevent वो मतलब जो फॉरेन पूरा ऑर्गन हम इम्प्लांट करते हैं पूरे बॉडी के अंदर। इट मे बी किडनी, इट मे बी हार्ट, इट मे बी वॉल ऑफ द हार्ट, इट मे बी अ पार्ट ऑफ लिवर। तो जब हम किसी ऑर्गन को इम्प्लांट करते हैं, देन द टी लिम्फोसाइट गोज एंड फैचेस, वो उसको काटने लगती है, उसको डैमेज करने लगती है। तो अगर पूरे ऑर्गन को अटैक करने वाली कोई इम्यूनिटी है तो उसको हम कहेंगे टी लिम्फोसाइट, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती है, और टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो 2 काम कर रही है। एक तो टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स होती हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज एंड जो दूसरा वाली जो है टी लिम्फोसाइट, दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग CMI, दैट इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। एड्स एवरीवन नोज, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एंड नाको क्या है? नेशनल एड्स, बताओ। नेशनल National AIDS Control Organization. ऑर्गेनाइजेशन। ओके, HIV एवरीवन नोज, बताओ। Human immunodeficiency virus. या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये वो वायरस है जो इम्यूनिटी को डेफिशिएंट कर देगा। ठीक है, तो दीज आर वेरी कॉमनली यूज्ड टर्म्स, मतलब जो अपने बॉडी के अंदर आए हैं। इसमें सबसे मतलब चैप्टर में आए जिसमें सबसे अनयूजुअल जो था वो मार्ट था, बाकी तो सब अपने आपको याद रहेंगे। CMI इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंड एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, डिफरेंशिएट the following and give examples of each. Innate and acquired immunity. Innate and acquired immunity. टेबल बना देते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन तो ओके। innate immunity और यहाँ लिखते हैं acquired immunity। innate immunity पहली इनबॉर्न है, पैदाइशी रहती है। acquired immunity क्या होती है? acquired later on। later on कब? when body is exposed to a specific pathogen। दूसरा अनस्पेसिफिक, ये कॉमन रहती है हर एक के लिए, किसी भी पैथोजन से लड़ेगी। ठीक है, और ये स्पेसिफिक है टू ए पर्टिकुलर पैथोजन। तो अगर वो निमोनिया के लिए है तो निमोनिया के अगेंस्ट काम करेगी और किसी के लिए नहीं। तीसरा, इसमें 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस है, 4 लाइन्स ऑफ डिफेंस है, 4 लाइन्स ऑफ डिफेंस।
है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ कोई लाइन ऑफ डिफेंस वगैरह नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, दैट इज एंटीबॉडीज या CMI। ठीक है, तो वो ह्यूमोरल हो सकती है और CMI हो सकती है। और क्या है चौथा डिफरेंस? ये इनबॉर्न है, नॉन स्पेसिफिक है और कोड लाइन और डिफेंस के फॉर्म में आए हैं। ठीक है, दीज आर द डिफरेंसेस, है ना। आप कुछ और याद आ रहा है तो आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ क्या है डिफरेंशिएट, दूसरा क्या है डिफरेंस करना है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। बताइए, इफ एनीवन ऑफ यू नोज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी बोलिए ना बच्चे, ऐसा थोड़ी होता है। Sir, active immunity, I think वो catching and surviving an infectious disease, मैंने कहीं पढ़ी थी ये लाइन। एक्टिव जो है उसके अंदर हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाएगी, पैसिव हमारी बॉडी नहीं बना पा रही, तो हम बाहर से ले रहे हैं रेडीमेड। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी इन विच आवर बॉडी itself prepare antibodies। यहाँ क्या हो रहा है, पैसिव के अंदर we get रेडीमेड इम्यूनिटी, वहां से बाहर से कहीं से लेंगे। ठीक है, रेडीमेड इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज। ठीक है, इसमें हमारा बॉडी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, आपने बाहर से लिया। बाहर से कहाँ से ले सकते हैं आप, किसी और होस्ट से ले सकते हैं, जैसे कि सीरम से, जितने भी सीरम से, स्नेक बाइट सीरम है, तो स्नेक बाइट सीरम जो है हमारी बॉडी तो बना ही नहीं पा रही है, तो हमने क्या किया, वो हॉर्स के अंदर किसी में बनाया और वहां से लेकर के हमने ले लिया। ठीक है, आपने दूसरा एग्जांपल पढ़ा था एक्टिव इम्यूनिटी, सॉरी पैसिव इम्यूनिटी का, कोलेस्ट्रॉम एंड न्यूली बोर्न चाइल्ड जो है उसको मिल्क के साथ में कोलेस्ट्रॉम मिला, तो वो उसकी बॉडी की, उसकी बॉडी ने थोड़ी बनाया। तो पैसिव इम्यूनिटी इज सच विच इज नॉट प्रिपेयर बाय द बॉडी, रादर वी आर टेकिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। और एंटीबॉडी एक्टिव इम्यूनिटी इज द वन जिसके अंदर हमारी बॉडी को खुद को कुछ कुछ करना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है। वो एंटीबॉडी के फॉर्म में हो सकता है, CMI के फॉर्म में हो सकता है, जो भी है। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो अपनी बॉडी बना रही होती है, और पैसिव इम्यूनिटी जो है बनी बनाए लेते हैं। बस इतना ही याद रखिए आप। और जो तो वैक्सीन जो बनेंगे वो सब हमारी बॉडी में बनते हैं, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है ना। तो वैक्सीनेशन जो आजकल चल रहा है वो सब क्या है, वो एक्टिव इम्यूनिटी। और सीरम जो हम लेते हैं, जो हमको स्नेक ने बाइट कर लिया या टेटनस का सीरम ले रहे हैं, वो सब पैसिव इम्यूनिटी है। ओके, नाउ ड्रॉ ए वेल डेवलप्ड डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी, तो आप बना ही देंगे, वो तो बड़ा आसान सा है। वो वाई शेप का जो था, है ना, H2L2, ये रहा, ये रहा। तो इसको बना दीजिए, इसको तो याद रखिए आप। इसके अंदर क्या है, दो लॉन्ग चेन है, इसको हेवी चेन कहेंगे, और दो स्मॉल चेन है, उसको लाइट चेन कहेंगे। तो इसलिए इसका नाम रखा H2L2। और इसके अंदर क्या है, ये जो जगह है इसको हमने कहा एंटीजन बाइंडिंग साइट, तो ये स्पेसिफिक है, उसका एक खास तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। और जो ये स्ट्रक्चर है दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री टू द स्ट्रक्चर ऑफ पैथोजन। ठीक है, और बाकी यहाँ पे डाइसल्फाइड सल्फाइड बॉन्ड बन रहे हैं, और ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वेरी इजी, आराम से 2 नंबर मिलते हैं ये स्ट्रक्चर बनाने के, और कोई भी बना सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द वेरियस रूट्स बाय विच द ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV टेक प्लेस। HIV कैसे आएगा हमारे शरीर में, खुद से तो नहीं आएगा। HIV इज नॉट लाइक कोरोना कि घुस के घुस जाए हमारी बॉडी के अंदर, किसी ने खांसा हमारे सामने बैठ के और हमको कोरोना हो गया, इट इज नॉट लाइक दैट। HIV के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। HIV कैन ओनली कम फ्रॉम फॉलोइंग वेज, या तो ब्लड ट्रांसमिशन से आएगा, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ले लिया किसी ने विदाउट टेस्टिंग, ठीक है, या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से आएगा, या
कोई और टाइप के सर्जिकल टूल्स वगैरह जो कि स्टेरिलाइज्ड ना हो, या फिर जो क्या कहते हैं बार्बर शॉप वगैरह में जहाँ पे अनस्टेरिलाइज्ड टूल्स वगैरह यूज कर लिया हमसे पहले किसी और को, उसने वो सेम सीजर्स यूज करी हैं और उसमें, या रेजर यूज करा है जिसके अंदर उसका ब्लड था, उसके साथ में वायरस आ गया और वही रेजर हम पे यूज कर लिया, या फिर वो क्या कहते हैं वो वैक्सीन, वो ड्रग्स वगैरह के लिए जो सिरिंज वगैरह शेयर करते हैं उससे आ सकता है। ठीक है। और एक और कॉमन सा तरीका है, एक और रीजन है जिसमें वो इन्फेक्टेड मदर से और न्यूबॉर्न चाइल्ड को आ सकता है। ठीक है, इन्फेंट से। तो ये तरीके हैं जिनसे आएगा, बाकी और कोई तरीका नहीं जिससे ये आए। तो सबसे बाकी सब तो विलिंगली, मतलब जिसको तो हम जानते हैं कि भाई यहाँ पे ये बीमारी आ सकती है तो उसको तो हम अवॉइड कर सकते हैं, बट मदर से चाइल्ड में आने को हम कैसे जानेंगे। ठीक है। तो वहां पे उसको बचाना पॉसिबल नहीं है, बाकी तो सारी चीजें बचा सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जिसको जरूरत पड़ती है, तो वहाँ एक रिस्की मामला है, क्योंकि क्योंकि एड्स को नजर आने में काफी टाइम लग जाता है, एंड जब तक उसके वायरस सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होंगे तब तक वो टेस्ट में भी नजर नहीं आते हैं। तो फिर टेस्ट में तो आप कितना लेंगे, 1 बूंद लेंगे, 2 बूंद लेंगे, थोड़ा सा ही तो लेंगे। जरूरी थोड़ी है उस इतने से बूंद के अंदर जो है एड्स का वायरस हो ही हो। स्ट्रिप है, आजकल तो स्ट्रिप टेस्ट हो रहा है, इतनी सी स्ट्रिप है, उसमें 1 ड्रॉप आपको ब्लड डालना है। एक वो ड्रॉप ब्लड के अंदर अगर उसका वायरस नहीं हो तो कह देगा नहीं है, और है तो कह देगा है। ठीक है। तो वहाँ कई बार जो है मतलब चांसेस रहते हैं, तो इसलिए जरूरी यही है कि अगर किसी को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हम जो है जितना नियर एंड डियर जान पहचान वाला आदमी कोई हो उसका ही ब्लड ले। ठीक है। अदरवाइज फिर जो है वेल ट्रस्टेड कोई सा आदमी का ले सकते हैं। अब हम कई बार तो ऐसी सिचुएशन होती है कि वी हैव टू गो टू द बैंक एंड वी हैव टू टेक। अब ये भी कोई आसान काम नहीं है। व्हेन माय वाइफ वाज अंडरगोइंग एन ऑपरेशन, उन्होंने कहा कि भाई ब्लड चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है दे देंगे ब्लड, माय डॉटर इज ऑफ सेम ब्लड ग्रुप। नहीं 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 नहीं, आपको तो सिर्फ पैसे जमा करने हैं, ब्लड तो हम देंगे। मैंने कहा आप क्यों देंगे, हमारे घर वालों का ब्लड लीजिए। तो बोले कि नहीं सर वो तो टेस्ट नहीं होता। मैंने कहा क्यों नहीं होता है, तो बोले कि हमारे यहाँ बैच में होता है, 100 सैंपल आएंगे ब्लड के, तो इकट्ठा हो मशीन में जाएंगे और टेस्ट होगा। मैंने कहा ये अच्छी बात है। एनीवे दैट वाज लकी, शी वाज नॉट रिक्वायरिंग, शी डिड नॉट रिक्वायर एनी ब्लड। ठीक है। तो ये है ना? ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन तो और कर पाएंगे तब तक। तो वेरियस रूट्स आपको समझ आ गए, है ना? इट्स गिवन इन द बुक ऑल्सो, और आप वैसे भी बचपन से ही जानते होंगे, ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन भी आता है। ओके, तुम जाओ ना, पॉइंट भी चेंज हो गया। जाना देना नहीं बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच एड्स कॉजेस deficiency of immune system of the infected person? एड्स वाला वायरस जो है हमारी बॉडी में घुसेगा सबसे पहले, है ना, HIV। और HIV घुसने के बाद सीधा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा वो? लिम्फोसाइट्स में। लिम्फोसाइट्स में जाकर के किस जगह पे पहुंचेगा वो उसके अंदर उसका प्रोटीन बाहर रह जाएगा, ओनली RNA विल गो इनसाइड। RNA विल चेंज इनटू DNA विद द हेल्प ऑफ इट्स एंजाइम, जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसकी इंफॉर्मेशन इसके पास ही रहेगी, वायरस के पास में। वो इंफॉर्मेशन से जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनेगा, एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विल चेंज द RNA into DNA. When the DNA is formed, DNA will go and attach to or incorporate with our own DNA, and then it will start making a multiple copy of RNA plus proteins. So those proteins will be capsid on over it and new virus will form. तो उस तरह से नए नए वायरस बनेंगे और वो अपनी बॉडी के अंदर जाते जाएंगे। अब क्या करेंगे, जब काफी सारे हो जाएंगे, देन दे गो एंड अटैक टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को जाकर के ये
अटैकर। तो टी लिम्फोसाइट जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स थे उनके नंबर ये तेजी से कम करेंगे। तो अगर जब टी लिम्फोसाइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मेमोरी एंड फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज वो नहीं हो पाएंगे, सो आवर बॉडी विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, बिकॉज उसकी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं रहेगी। टी लिम्फोसाइट के नंबर ड्रास्टिकली कम कर दिए। ठीक है, तो यही मैकेनिज्म उसके काम करने का। हाउ इज कैंसरस सेल डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल्स? जो कैंसरस सेल्स होती है वो जो है अननेसेसरी डिवाइड करती है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है उसमें। एंड जो नॉर्मल सेल्स होती है दे आर रेस्ट्रिक्टेड बाय कॉन्टेक्ट इनिबिशन। देयर सेल डिवीजन विल टेक प्लेस ओनली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, जरूरत होगी तो वो करेंगे, नहीं होगी तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस इज अ स्टेट जहाँ पे नियोप्लास्टिक सेल्स होती हैं जो सेल डिवाइड कर रही हैं, कैंसरस सेल्स बन गई हैं, वो सेल्स वहां से स्लॉटेड ऑफ होती हैं फ्रॉम अ रीजन एंड इट गोज एंड लॉज इनटू सम न्यू प्लेस एंड वहां पे जाके मल्टीप्लाई करने लग जाती हैं। तो वो जो स्टेट है जहाँ पे वो नई जगह पे जहाँ पे लॉज कर करके और वहां पे कैंसर कर रही है उसको हम कहेंगे मेटास्टेसिस। ठीक है, लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑल कॉज बाय अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट बताया हम पहले इंडिविजुअली बता देते हैं। जिस आदमी को, जो आदमी ड्रग्स ले रहा है या अल्कोहल ले रहा है उसके अंदर क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर वो ड्रग्स ले रहा होगा या अल्कोहल ले रहा होगा तो उसकी जो 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 एक्टिविटीज है वो स्लो डाउन हो जाएगी, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी स्लो डाउन हो जाएगी, वो सिडेट मतलब वो नींद सा रहेगा, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ऐसा आदमी अगर ड्राइव कर रहा होगा तो अगर सामने कोई गाड़ी में आ गया तो उसको उसको डिसीजन लेने में टाइम लगेगा, तब तक वो उसके ऊपर चढ़ा देगा। ठीक है, कोई मशीन चला रहा है तो उसमें उसकी काम, अगर वो कोई पढ़ रहा है तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाए। तो नन ऑफ देयर हिज एक्टिविटीज वेयर हिज brain is consciously involved or where the alertness is required that will be affected। ठीक है, सेकेंडली क्या है, वो सिडेशन कॉज कर सकता है, उसको नींद से आती रहेगी उसको। ठीक है, वो पड़ा रहेगा वो। तीसरी बात वो देखेंगे कि उसकी 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 जो एक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, उसकी उसको जो काम का जैसे मतलब कोई नॉर्मल आदमी की एफिशिएंसी जो होती है वो कई गुना ज्यादा रहेगी उस आदमी के कंपैरिजन में जो कि ड्रग्स वगैरह ले रहा है। ये इंडिविजुअल लेवल पे होगा। एंड अगर वो उसके अंदर इफ ही इज इंडल्ज इनटू दिस एक्टिविटी फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम तो वो इट विल बी एडिक्शन, पहले साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट है, और वो soon it will become to dependent state, and then body will not work without particular dose of the drug। ठीक है, और अगर हम ऐसे को जो है वहां से निकाल लें तो उसमें हम विड्रॉल सिम्टम देखेंगे विच में बी शेकिनेस, विच में बी नोजिया, विच में बी वॉमिटिंग, विच में बी सो सिवियर दैट द पर्सन मे कॉज हार्म टू हिज ओन बॉडी। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो पर्सनल लेवल पे हुए। अब अगर हम उसकी फैमिली लेवल पे करते हैं तो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ड्रग और अल्कोहल ही और सी वो जो है मतलब फैमिली के साथ में सही तरह से बिहेव नहीं करेगा, एंड टाइम विल कम व्हेन ही विल फाइट। है ना, आज के पेपर में, आज के न्यूज में मैंने न्यूज पढ़ी, मतलब ऐसी न्यूज मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी कि एक आदमी ने शराब के पैसे नहीं देने पे अपनी माँ का कत्ल कर दिया और उसके ऑर्गन्स खा गया, मदर के खुद के ऑर्गन्स खा गया। मतलब इसको क्या कहेंगे, मतलब ह्यूमन आर नॉट कैनिबल्स, ये कैनिबल भी हुआ और अपने खुद की मदर को ही खा के ऑर्गन्स खा गया जस्ट बिकॉज उसको शराब के पैसे नहीं मिले। तो मतलब दिस इज, वो क्या नहीं करा सकता, वी कैन इमेजिन। है ना, हम सोच भी नहीं सकते कि मतलब वो किस लेवल तक जा सकता है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज नीड। तो वो फैमिली के लिए एक डिजास्टर हुआ। है ना, सोशली ऑल्सो इट विल बी ए डिजास्टर फॉर द एंटायर फैमिली। है ना, कोई उससे बात, उन फैमिली से बात नहीं करेगा, सब उनसे कटे कटे रहेंगे बिकॉज कब पैसा मांग ले, कब क्या हो जाए, कब क्या है ना, तो सब उसके साथ में बिकॉज दे नो कि भाई वो गाली गलौज कर रहा होगा, वो उसका एटीट्यूड सही नहीं रहेगा। है ना, तो इट विल बी अ कंप्लीट कोलैप्स ऑफ दैट फैमिली, दैट पर्सन एंड ऑल द नियर एंड डियर। तो ये एक बहुत बुरी सिचुएशन है। अच्छा ये है कि इनसे जितना दूर रहें। हाँ, जिनके पास वेल टू डू है, जिनके पास खूब पैसा है, उड़ाने के लिए दौलत है, माँ बाप की दी हुई या किसी और की शेयर मार्केट से आई हुई, तो उनके साथ में वो करे। लेकिन फिर भी दूसरों पे गाड़ियां चढ़ाना तो नहीं है ना, वो भी तो पढ़ा है हमने। आज ही के पेपर में आया कि वह एक ने वो ट्रक चढ़ा दिया है रोड साइड में और 4 जनों को कुचल दिया उसने। है ना, हस्बैंड ऑफ 44, वाइफ ऑफ 40 एंड एल्डर डॉटर ऑफ 11, सेकंड सन ऑफ 8 एंड थर्ड डॉटर जो है वो शायद 3 साल सब कुछ की थी।
ठीक है, तो ये why, what is the need? Just in order to satisfy a certain pleasure, one cannot go, one should not go to that level. ठीक है, I'm ending this meeting here, restarting it again.